चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन के ऊपर 15,000 एमसीक्यूज़ पड़े हुए हैं उसका आप पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। एनसीईआरटी की लाइन के एमसीक्यूज़ हैं। चैप्टर आपने ख़त्म किया है कि नहीं किया है, एनसीईआरटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, वो वहाँ से पता चल जाएगा। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो भाई, एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, मतलब बता रहा है कि भाई हमारे शरीर के अंदर में कौन कौन से चीज़ें एक्यूमुलेट करते हैं। अमोनिया बाहर फेंकना, यूरिया बाहर फेंकना, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा पानी। और इनका भी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बाहर फेंकना, एक्स्ट्रा अमाउंट बाहर फेंकना है। ये चीज़ें भी हम, चूंकि हम पानी में ओरिजिनेट हुए थे, समुद्र में ओरिजिनेट हुए थे, वहाँ पहले से सॉल्ट हुआ करता था, इसलिए हमने अपने शरीर के अंदर में भी सॉल्ट रखा था। मतलब हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनके शरीर में भी सॉल्ट हुआ करता था, ताकि वो सारा का सारा उनके शरीर का पानी बाहर समुद्र के पानी में ना चला जाए ऑस्मोसिस की वजह से। अब वो जो सॉल्ट रखा हुआ था वो अब आज तक हम जो है ढो रहे हैं, और आज तक हमें जो है वो मेंटेन करना पड़ता है ऑस्मोलैरिटी की फॉर्म में। तो इन चीज़ों को शरीर से या तो पूरा रिमूव करना पड़ता है या तो पार्शली रिमूव करना पड़ता है। जो तीन मोटा माटी नाइट्रोजनस वेस्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो तीन नाइट्रोजनस वेस्ट हैं: अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है और सबसे ज़्यादा पानी लगता है इसको बाहर निकालने के लिए। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है और इसमें सबसे कम पानी लगता है बाहर निकालने के लिए। अमोनिया जो लोग एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनोटेलिज्म, इस प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, जिसमें बोनी फिश, एक्वाटिक एम्फीबियन, एक्वाटिक पानी वाले, जहाँ क्योंकि पानी भर भर के है, तो क्यों एनर्जी वेस्ट करनी, अमोनिया को ही बाहर डिफ्यूजन से निकाल दो। तो चूंकि अमोनियम आयन जो है वो प्यार से सॉल्युबलाइज हो जाते हैं पानी के अंदर में, उनको डिफ्यूजन से बड़े प्यार से गिल्स के जरिए जो है बाहर निकाला जा सकता है। किडनी का उतना रोल नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही पानी से टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन, मतलब ज़मीन पे लोगों ने आना शुरू किया, तो फिर अमोनिया से एक कम टॉक्सिक पदार्थ है यूरिया, उसका इस्तेमाल हमने करना शुरू कर दिया। और यूरिया से भी एक और कम टॉक्सिक पदार्थ है, वो है यूरिक एसिड। मैमल्स की अगर बात करें तो मैमल्स के अंदर में या ज़मीन पे चलने वाले एम्फीबियन मरीन फिशेस जो यूरिया निकालती हैं, उन ऑर्गेनिज्म को यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। और इसके अंदर में होता यह है कि आप शरीर के अंदर में जो अमोनिया बन रहा है उसको कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर में, उस यूरिया को भेजते हैं ब्लड में, ब्लड से जाता है वो किडनी में, और किडनी से बाहर उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अगला है जो हमारे बच्चे रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल, ये सारे इंसेक्ट, ये जो हैं अपने नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स को यूरिक एसिड की फॉर्म में बाहर फेंकते हैं। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, और इसमें सबसे कम पानी लगता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है। तो बोल रहा है कि भाई अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। इनवर्टिब्रेट में सिंपल ट्यूबुलर वाला है, उनके एग्जांपल्स भी आगे देखेंगे। जो हम लोग हैं वर्टिब्रेट वगैरह, उसमें किडनी मिलेगी, किडनी तो हमने डिटेल में करना ही करना है। तो पहले ये सिंपल ट्यूबुलर वाले देख लेते हैं कि भाई जैसे फ्लेम सेल्स है, तो ये आपका फ्लेम सेल्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका फ्लेम सेल है, ये आपका फ्लेम बल्ब है। तो ये फ्लेम सेल्स वगैरह आपका मिल जाएगा। फ्लेम सेल्स किस में मिल जाएगा? फ्लैट वर्म, जो कि हमने देखा प्लेनेरिया वगैरह के अंदर में। रोटिफर एनेलिडा के वगैरह के अंदर में प्रोटोनेफ्रीडिया मिल जाता है। तो इसी का एक आगे वाला स्वरूप है, जब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो प्रोटोनेफ्रीडिया बन जाएगा। इसके अलावा नेफ्रीडिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर में, अर्थवॉर्म के अंदर में जाते हैं आप। नेफ्रीडिया आपने तीन तरीके के एनसीईआरटी में नेफ्रीडिया पढ़े हैं। आपका फेरेंजियल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट्री और सेप्टल नेफ्रीडिया। ये नेफ्रीडिया जो है एनेलिडा, मतलब अर्थवॉर्म में देखने को मिलते हैं। कॉकरोच वगैरह में भी डिटेल में मैल्पिगियन ट्यूब्यूल जैसे इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर में मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पूरा का पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट लेकर के उसको इंटेस्टाइन वाले रास्ते से बाहर फेंक दिया जाता है। और जो क्रस्टेशियंस या प्रॉन वगैरह होते हैं, उनके एंटीना वाली जगह पर ही यहाँ ग्रीन कलर का एक ग्लैंड होता है, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को बाहर फेंक पाता है। इसको एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, ये सब बोल देते हैं। ये रहा एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। अगला टॉपिक है हमारा 19.1, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी इसकी एक किडनी का पेयर हो गया, हमारे पास दो किडनी हो गई। दोनों से निकलने वाले ये यूरेटर हो जाएंगे कि किडनी से ये यूरेटर बाहर निकल रहा है। यूरेटर जो है वो जाकर के ब्लैडर में मिल जाएगा, और ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है। फिर वहाँ से एक लाइन जाएगी जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, जिसके थ्रू यूरिन को बाहर फेंका जाएगा।
पोजीशन देख लेते हैं कि भैया तीसरा लंबर और लास्ट थोरेसिक के बीच में ये पोजीशन है, रेट्रोपेरिटोनियल है। इसके जो डायमेंशंस हैं वो भी दे रखी है कि इतने बटे इतने गुणा इतने गुणा इतने। वजन देखा जाए तो 120 से 170 ग्राम होता है। दोनों ही किडनी के अंदर में एक नॉच होता है जिसको कहते हैं हाइलम, और ये जो यही है वो नॉच, ये है वो नॉच, और यही वो नॉच है जहाँ से यूरेटर अंदर बाहर ये यूरिन लिया जाएगा। यहीं से नर्व अंदर जाती हैं और यहीं से ब्लड वेसल्स भी अंदर जाएंगी। तो ये वो हिस्सा है जिसको हम नॉच कह देते हैं। अंदर हाइलम के अंदर जाएंगे तो फनल शेप्ड एक रीनल पेल्विस देखने को मिलेगा जिसके प्रोजेक्शंस हैं कैलिसिस बोल देते हैं। तो ये रीनल पेल्विस हो गया और ये कैलिसिस हो गए, ये कैलिसिस हो गए, और ये एक रीनल पिरामिड बन जाता है। ये एक रीनल पिरामिड 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 ये पिरामिड है। बोल रहा है कि दो पार्ट हैं आपकी किडनी के, जो बाहर वाला पार्ट है उसको आप रीनल कॉर्टेक्स बोल देते हैं। ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये है रीनल का कॉर्टेक्स, और ये वाला जो पार्ट है इसको कह देते हैं रीनल का मेडुला। के अंदर वाला पार्ट मेडुला, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स। ये रहा। कोनिकल मासिस हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, वो अलग से निकला हुआ दिख ही रहा है हमको। प्रोजेक्शन जो है वो कैलिसिस में चले जाते हैं, से एक को कैलिक्स बोल देंगे। ये सेम यही वाला जो डायग्राम है वो हमने ऊपर ठीक तरीके से देख लिया है उसको। और ये जो पिरामिड होते हैं, पिरामिड के बीच में आपके ये कॉलम से बने हुए नज़र आते हैं, तो ये आपका रीनल कॉलम हो जाता है। तो यहाँ अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो रीनल कॉलम्स जो है उसको बर्टीनी ने ढूंढा था तो उसको कॉलम ऑफ बर्टीनी बोल देते हैं। किडनी के अंदर में 1 मिलियन नेफ्रॉन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा नेफ्रॉन का अपने आप में दो मोटा माटी पार्ट होता है, एक ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है और एक रीनल टिब्यूल वाला पार्ट होता है। तो ये जो कैपिलरी वाला पार्ट है इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और ये जो बचा हुआ पीला वाला पार्ट है इसको पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, रीनल टिब्यूल बोलते हैं। तो दो पार्ट हैं क्या, ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल, ये वाला पार्ट और ये टिब्यूल वाला पार्ट। ग्लोमेरुलस जो है वो आपका कैपिलरी का पूरा गुच्छा है जिसके अंदर में आने वाली जो खून लेकर के आती है, ये वाला जो खून लेकर के आती है उसको आफरेंट आर्टेरियोल बोल देते हैं, जो खून लेकर के जाती है उसको इफरेंट आर्टेरियोल बोल देते हैं। तो आफरेंट आर्टेरियोल और फिर ये इफरेंट आर्टेरियोल। रीनल टिब्यूल की बात करेंगे तो उसमें 3-4 पार्ट आते हैं। ये है बोमन्स कैप्सूल, फिर ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर ये लूप ऑफ हेनले, फिर ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। ये सब मिलाकर के बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को मिला दिया जाए तो मैल्पिगियन बॉडी बन जाती है या रीनल कॉर्पस्कल बन जाता है। मतलब इतना जो हिस्सा है, इतने हिस्से में जो ब्लड वेसल्स मतलब ग्लोमेरुलस वाला हिस्सा और बोमन्स कैप्सूल वाला हिस्सा, इन दोनों को मिला दो तो आपका मैल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल बोल दे के उसको। फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये प्रॉक्सिमिटी में है, बोमन्स कैप्सूल के तुरंत प्रॉक्सिमिटी में है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड मतलब घुचड़ मुचुड़, और टिब्यूल मतलब टिब्यूल, तो पास वाली घुचड़ मुचुड़ वाली टिब्यूल। फिर ये डिस्टल डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, नीचे जाने वाला लूप ऑफ हेनले, ऊपर जाने वाला लूप ऑफ हेनले, फिर ये दूर वाला घुचड़ मुचुड़ वाली टिब्यूल, दूर वाली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और ये मेरी कलेक्टिंग डक्ट। तो लूप ऑफ हेनले असेंडिंग लूप हो गया, डिसेंडिंग लूप हो गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल हो गया और दूर वाले को, और ये सब मिलकर के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट सारी की सारी मिलकर के रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस मिलकर के यूरेटर। ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा। मैल्पिगी कॉर्पस्कल मतलब मैल्पिग, ये जो पूरा आपका ये मैल्पिगियन बॉडी या मैल्पिगी रीनल कॉर्पस्कल या मैल्पिगियन कॉर्पस्कल, ये मिला करके मतलब कि जो आपका ब्लड वेसल है, आने वाली ब्लड वेसल कैपिलरी और जाने वाली ब्लड वेसल, ये जमा बोमन्स कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर के मैल्पिगियन बॉडी बोल देते हैं। तो मैल्पिगियन कॉर्पस्कल के बाद आ जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर आ जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये पार्ट अब यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया दो तरीके के नेफ्रॉन होते हैं। मैं इमेज से दिखा देता हूँ। तो ये दो तरीके के नेफ्रॉन होते हैं हमारे पास, एक जिसमें लूप ऑफ हेनले मेडुला में जा रहा है और एक जिसमें लूप ऑफ हेनले ज़्यादा मेडुला में नहीं जा रहा है।
तो जो ज़्यादा नहीं जा रहा है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि वो कॉर्टेक्स वाले एरिया में ज़्यादातर मिल रहा है। और जिसमें लंबा लूप ऑफ हेनले होता है जो कि मेडुला तक जा रहा है, उसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोल देते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर बताया हुआ है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या चीज़ होती है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होती है। इमेज देखते ही वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में खुद ब खुद वो शेप जो है वो छप जाएगी। यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई जिस तरीके से आपका लूप ऑफ हेनले जाता है, बिल्कुल लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ आपका एक कैपिलरी पूरी की पूरी इसको घेरे होती है चारों तरफ से, और उसको हम कहते हैं पेरिटिब्युलर कैपिलरीज, कि ये पूरे के पूरे लूप ऑफ हेनले को कवर करती है। एक नेटवर्क है ब्लड वेसल का जो कि लूप ऑफ हेनले को, जो यू वाली जो शेप है उसको कवर करती है, और खुद ब खुद एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनाती है। जो लूप ऑफ हेनले के साथ में यू शेप का स्ट्रक्चर ब्लड वेसल बनाती है उसे वासा रेक्टा कहते हैं। तो ये वाली जो शेप है ये वासा रेक्टा की हो गई। अगले पे चलेंगे, यूरिन का फॉर्मेशन देखेंगे। अगले प्रोसेस पे चलते हैं। अगला प्रोसेस है हमारा भाई यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होना है। तो 3 स्टेप हैं मोटा माटी, 3 स्टेप हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। क्या होता है ये तीनों की तीनों चीज़ें? आफरेंट आर्टेरियोल से खून आया, ये मेरा ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से खून जो है छनता है, यहाँ फिल्ट्रेशन होता है। तो ये क्या हो गया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो पहला स्टेप हो गया। और फिर जब ये टिब्यूल में पूरे रास्ते जितना जो भी चीज़ हम टिब्यूल से, है ना, अपने ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो भी ब्लड से ट्यूब में फेंक देते हैं उसको ट्यूबुलर सिक्रीशन कह देते हैं। और यही 3 चीज़ें मिला करके हमारे पूरे यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या क्या? ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन हो गया, दोबारा से चीज़ों को जो रीअब्जॉर्ब करना था वो रीअब्जॉर्ब कर लिया, जो सिक्रीट करना था वो सिक्रीट कर दिया। तीनों ऐसे ही चलेंगे। पहला स्टेप क्या है? पहला है आपका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा। 1100 से 1200 ml ब्लड 1 मिनट में फिल्टर किया जाता है। ब्लड जो पंप कर रहा है हर एक वेंट्रिकल से 1/5, वो भी 1 मिनट के अंदर में, मतलब ये जस्ट डेटा है कि कितना ज़्यादा ब्लड हम पंप कर रहे हैं। और जहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, मतलब ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है जहाँ से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होना है, यहाँ पर 3 लेयरें हैं। 3 लेयर कौन सी हैं? यहाँ देख लीजिए ज़रा पहले, ये इमेज देखिए, ये आफरेंट आर्टेरियोल है। अंदर जा कर के देखिए किस तरीके से पूरा ऐसे घुचुड़ मुचुड़ कैपिलरी वाली चीज़ है। इसके अलावा जो बोमन कैप्सूल है वो अगर आप देखें तो वो किस तरीके से, उसकी जो सेल है उसको कहते हैं पोडोसाइट। तो ये देखिए इतने वाले हिस्से को मैं अगर खोल के दिखाऊं तो जो ये है, यहाँ 3 लेयर आपको नज़र आ रही होंगी। 3 लेयर कौन सी हैं? सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो तो हो रही है आपकी किसकी? कैपिलरी की। ये कैपिलरी की लेयर हो गई, ये आपकी कैपिलरी की लेयर हो गई। कैपिलरी के बाद दूसरे नंबर पे आती है मेरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये मेरी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और उसके ऊपर आता है ये मेरा पोडोसाइट। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो सेल है किस तरीके से अपने ऐसे हाथ निकाले हुए है, इस तरीके से, बिल्कुल जैसे हम अपने हाथों को ऐसे बंद कर लेते हैं, तो इसलिए इसका नाम पोडोसाइट है। और जो यहाँ से फिर वो इस तरीके से जो सिक्रीशन है वो इन दोनों के बीच से, यहाँ से जो भी चीज़ निकलनी होगी वो निकल जाएगी। तो कैपिलरी कोर, बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये मेरी पोडोसाइट। ज़रा एनसीईआरटी में फटाफट से देख लेते हैं इन सबको। एक बार इमेज देखने के बाद दिमाग खुल जाता है। 3 लेयर हैं। एंडोथीलियम होगी ब्लड वेसल वाली, फिर एपिथीलियम हो गई बोमन्स कैप्सूल वाली और दोनों के बीच में हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। पोडोसाइट जो है वो बोमन कैप्सूल की जो सेल्स हैं, और उनके ऊपर वो फिल्ट्रेशन स्लिट पोर बने हुए हैं, वो भी देख लिया हमने। और वहाँ से सब कुछ बाहर निकलेगा, प्लाज्मा वगैरह बाहर निकलेगा, लेकिन प्रोटीन और उससे बड़ी चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ से जो फिल्टर हो रहा है इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या और जो चीज़ निकलती है, जो चीज़ बचती है नीचे पहुँचती है, उसको कहते हैं GFR, GF ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और कितनी तेजी के साथ हो रहा है उसको कहते हैं GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो यही बात हम डिस्कस कर रहे थे कि जो अमाउंट फिल्टर होकर के आ रहा है 1 मिनट के अंदर में, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट बोल देंगे, जो कि 1 मिनट में 125 ml है और 1 दिन के अंदर में 180 लीटर है। आगे चलते हैं।
कि भाई किडनी के अंदर में एक पहले से ही मैकेनिज्म बैठा हुआ है जिसकी वजह से आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के जो रेट है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। इस बिल्ट इन मैकेनिज्म का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, मतलब ग्लोमेरुलस वाला जो रीजन है उसके जस्ट पास में जस्ट पास में एक एपरेटस रखा हुआ है। और वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इमेज से। तो ये देखिए, असल जो नेफ्रॉन की इमेज होती है वो ये होती है, ऊपर जो दिखाई गई है वो नहीं है। असल में क्या होता है कि जो मेरा बोमन्स कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल के बाद मेरा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के बाद मेरा लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले के बाद मेरा मेरा जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है ना, ये देखिए डिस्टल टिब्यूल, ये जो डिस्टल टिब्यूल है, ये डिस्टल टिब्यूल मेरे बोमन्स कैप्सूल के मुंह के सामने से गुजरता है। और अगर मैं इतने हिस्से को बड़ा करके देखूं तो अगर आप देखेंगे तो ये जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, ये जो ट्यूब है, ये मान लीजिए स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है तो आप उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। तो कोई अगर ऐसे ट्यूब है, ऐसे ट्यूब है, तो अगर मैं इसको काट दूं और काट करके ऐसे दिखाऊं तो ये गोल 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 होकर के नज़र आएगा, तो वही गोल होकर के नज़र आ रहा है। तो यहाँ कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं भाई, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं, मैक्यूला डेंसा सेल जिनको बोलते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को मैनेज करती हैं। और ये कैसे मैनेज करती हैं कि यहाँ पर और सेल हैं, वो सेल एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं रेनिन, और उसकी वजह से ये मैक्यूला डेंसा सेल क्या करेंगी, फील करेंगी कि भैया अच्छा 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 कि ब्लड प्रेशर का थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। और फिर ये यहाँ पर और सेल भी होती हैं, डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, डिटेल में अगर पढ़ना है तो भाई वहाँ पे 200 घंटे के लेक्चर हैं, ये सब डिटेल में पढ़ा हुआ है। अभी हम फिलहाल एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे और भी तरीके की सेल होती हैं, ग्रैनुलर सेल होती हैं, मेसेनकाइमल सेल होती है, मेसेंजियल सेल होती हैं। ये सब मिल करके यहाँ लोकल लेवल पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के रेट को मेंटेन करते हैं। तो देखें एनसीईआरटी में क्या लिखा है, कि लिखा है कि किडनी के अंदर में हर एक नेफ्रॉन के पास अपना बिल्ट इन मैकेनिज्म है जीएफआर को मेंटेन करने के लिए। क्या बोलते हैं उसको, कि ग्लोमेरुलस के जस्ट पास वाला apparatus है। यहाँ पर सेंसिटिव रीजन है, वो सेंसिटिव रीजन क्या है, वो सेंसिटिव रीजन है सेल्यूलर मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, अभी दिखा दिया, ये जो मैक्यूला डेंसा सेल है ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के ही मॉडिफाइड सेल हैं। और आफरेंट आर्टेरियोल वाला जो लोकेशन है, ये देखिए, ये आफरेंट आर्टेरियोल वाला जो लोकेशन है, वहाँ पे और भी सेल हैं, ग्रैनुलर सेल हैं। वहाँ से क्या रिलीज होता है, रेनिन जो है एक चीज़ जो है वो रिलीज होती है। और जो कि फॉल इन जीएफआर के, अगर यहाँ ब्लड प्रेशर कम होने लगे, अगर ब्लड का जीएफआर कम होने लगे, ब्लड प्रेशर कम होने लगे, तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स जो हैं, मतलब इन यहाँ पर इन सबको मिलाकर के मैक्यूला डेंसा, ग्रैनुलर, मेसेनकाइमल सेल, इन सबको मिलाकर के एक ही नाम दे दिया है एनसीईआरटी ने, ताकि आपका दिमाग खराब ना हो। उसने बोला कि जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर वाली जो सेल हैं वो रेनिन रिलीज कर रही हैं, जिससे कि जीएफआर को वापस नॉर्मल लाया जा सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। 180 लीटर प्रति दिन के अंदर में, और दिन में यूरिन जो है रिलीज हो रहा है 1.5 लीटर, तो 99% जो फिल्ट्रेट है वो हम रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। बस इतना बोल रहा है, ठीक है। अब जो रीएब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है उसके अंदर में दोनों तरीके से रीएब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन, ये सारे के सारे तो एक्टिवली रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजनस बेस वेस्ट है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट से वो रीएब्जॉर्ब आप कर सकते हैं। पानी जो है वो भी पैसिवली रीएब्जॉर्ब होता है। तो क्या चीज़ एक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो रही है और क्या चीज़ पैसिवली रीएब्जॉर्ब हो रही है वो लिखा हुआ है। एक और बात लिखी हुई है, यूरिन के फॉर्मेशन के दौरान एक और काम होता है जिसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं, कि H+ आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया, ये सब चीज़ें जो हैं वो वापस से भी सिक्रीट की जा सकती हैं। ऊपर अभी हम ये क्या पढ़ रहे थे, हम यही पढ़ रहे थे ना। तो अभी अभी उसने क्या चीज़ बताई है कि भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ लिया। बोल रहा है कि भाई सारी चीज़ें, ग्लूकोज, फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, दो तरीके से एब्जॉर्ब होती हैं, एक्टिव और पैसिव। और बोल रहा है कुछ चीज़ें सिक्रेट भी होती हैं, H+ आयन वगैरह ऐसे फेंकते भी हैं, यहाँ से इधर की साइड भी आते हैं, तो उसको ट्यूबुलर सिक्रीशन बोल देते हैं। तो आखिरी जो 3-4 लाइनें हरे में लिखी हुई हैं ये वाली, ये ट्यूबुलर सिक्रीशन को है, कि
पोटेशियम आयन, H+ आयन, अमोनिया, ये सारी की सारी चीज़ें सिक्रीट कर दी जाती हैं। कहाँ से कहाँ जा रही हैं, आई होप कि अब समझ में आ रहा है। और इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से, ट्यूबुलर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन की वजह से आयनिक बैलेंस जो है फिर वो मेंटेन होगा। अलग अलग टिब्यूल के इंडिपेंडेंट लेवल पे ज़रा फंक्शंस को देख लेते हैं कि अलग अलग लेवल पे वो क्या काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो जो चीज़ें डिस्कस करनी है, पहली है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। कहाँ पर है ये देखिए ज़रा, ये मेरा किडनी वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में ये मेरा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मान लीजिए GFR जो है 100 आ रहा है। उसमें से तकरीबन 65% माल पानी जो है वो यहीं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। पानी, सॉल्ट वगैरह जो है यहीं 70% तक एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर बचा 35%, जो 35% जा रहा है, उसमें से फिर दोबारा आप उसे ज़रूरत के अनुसार, इसको मत मानिएगा यहाँ, NCERT को मानेंगे हम, ज़रूरत के अनुसार लूप ऑफ हेनले के अंदर में उस चीज़ को एब्जॉर्ब और सिक्रेट कर दिया जाता है। और फिर जो बचा कुचा माल है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब एक एक को पकड़ के थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला हिस्सा देखेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल वाला। बोल रहा है कि भाई यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर वाली सेल मिलती हैं, जिससे सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन में बड़ी मदद मिलती है। और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और पानी, 65 लिखा है यहाँ, इसको 70 से 80 मानना NCERT के डेटा के हिसाब से, कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, यहाँ पर सिलेक्टिव सिक्रीशन भी होता है। सिलेक्टिव सिक्रीशन मतलब कि यहाँ पर ब्लड से यहाँ पर चीज़ें फेंकी भी जाती हैं। और वो क्या चीज़ें फेंकी जा रही हैं, उसमें H+ आयन, अमोनिया, मतलब क्योंकि आइडिया क्या है, आइडिया ये है ना कि ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करवाया जाए। तो यहाँ पर हो रहा है ये वाला काम। अगला पार्ट है हमारा लूप ऑफ हेनले। ये है मेरा लूप ऑफ हेनले। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है। ये अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इससे, लूप ऑफ हेनले से आता है। क्या है इंपॉर्टेंट बात, सुनिए। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी तो बाहर जा सकता है लेकिन सॉल्ट नहीं। मतलब कि ये जो नीचे जाने वाला है ये पानी के लिए परमिएबल है, सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है। और ये जो चीज़ ऊपर जा रही है ये पानी के लिए इम्परमिएबल है बट सॉल्ट के लिए परमिएबल है। मतलब कि यहाँ से पानी आवाजाही कर सकता है लेकिन सॉल्ट नहीं, यहाँ से सॉल्ट आवाजाही कर सकता है लेकिन पानी नहीं। और इसकी वजह से यहाँ से पानी निकल जाता है और यहाँ से सॉल्ट बाहर निकल जाता है, तो यूरिन और कंसंट्रेटेड हो जाता है। ध्यान से सुनिए कि भैया जो लूप ऑफ हेनले उसके दो पार्ट हैं, असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप। तो जो नीचे जाने वाला पार्ट है, डिसेंडिंग वाला जो पार्ट है, वो पानी के लिए तो परमिएबल है लेकिन सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है। और जो ऊपर जाने वाला पार्ट है, असेंडिंग लिम्ब है, ये वाला जो असेंडिंग लिम्ब है, ये भाई बोलेगा कि सॉल्ट के लिए परमिएबल है, पानी के लिए नहीं है। देखते हैं कि पानी के लिए परमिएबल नहीं है लेकिन सॉल्ट के लिए जो है वो परमिएबल है। एक्टिवली भी जा सकते हैं और पैसिवली भी जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये बचा हमारा, ये वाला पार्ट बचा, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर में बचा हुआ कंडीशनल, कंडीशनल का मतलब है अगर जरूरत पड़े तो कंडीशन के बेसिस पर सॉल्ट का और पानी का आवाजाही यहां से कराया जा सकता है। आप कोशिश करते हैं कि सॉल्ट को एब्जॉर्ब करवा लें, क्योंकि अगर आपने सॉल्ट को एब्जॉर्ब करा लिया तो पानी खुद ब खुद पीछे पीछे भागता हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बाइकार्बोनेट का, और यहाँ पर भी थोड़ी सी मात्रा में ज़रूरत के अनुसार H+ आयन और पोटेशियम का सिक्रीशन भी हो रहा है यहाँ वाले पे। चलिए, इसकी वजह से आपका ऑस्मोलैरिटी जो है वो मेंटेन करवाई जाएगी। जो सारी चीज़ें ऊपर लिखी हैं वो यहाँ भी लिखी गई हैं। आखिरी जो पार्ट बचता है वो है कलेक्टिंग डक्ट वाला। तो ये है मेरा कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर में देखेंगे ज़्यादातर पानी को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है और थोड़ा सा यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से ट्रैवल करवा दिया जाता है इस तरीके से यहाँ पर। तो बस बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो पानी है वो रीअब्जॉर्ब होता है कलेक्टिंग डक्ट से, ताकि यूरिन को कंसंट्रेट किया जा सके, और बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट जो यूरिया है वो कलेक्टिंग डक्ट से इंटरस्टिशियम में होता हुआ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में चला जाता है, जो कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस में आपकी हेल्प करेगा।
अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, कि जो बोमन्स कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बाहर निकल रहा है उसको और ज़्यादा कंसंट्रेट किस तरीके से कराया जा सकता है। अब देखिए दो चीज़ें, एक है यहाँ पर हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में, लेकिन एनसीईआरटी ये नहीं बताती है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म की उत्पत्ति कैसे हुई। वो केवल और केवल ये कंसिडर करती है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है और वो किस तरीके से काम कर रहा है वो डिस्कस कर रही है एनसीईआरटी। भले से आपको जब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के नोट्स होते हैं उसमें ये भी सिखाया जाता है कि आखिर वो शुरुआत कैसे हुई उसकी, लेकिन यहाँ पर वो शुरुआत वाला पार्ट मिसिंग है। केवल और केवल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म एक बार चल जाए तो फिर वो काम कैसे करता रहता है। तो यहाँ देखेंगे कि यूरिन को कंसंट्रेट कैसे करना है। लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा आपस में क्या रोल प्ले करते हैं, कि उन दोनों में जो चीज़ों की आवाजाही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो ये मेरा बोमन्स कैप्सूल, ये मेरा क्या चीज़ है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब चूंकि इसके ऊपर चिपका के नहीं दिखा सकते तो ये समझ लीजिएगा ये वासा रेक्टा है, जो कि वासा रेक्टा भी बिल्कुल इसी पट तरीके से जाती है, लेकिन अगर और ये इसके ऊपर है ना, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, इसके ऑलमोस्ट ऊपर रखी हुई है, क्योंकि ऊपर दिखाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे दिखाएंगे तो समझ नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा खिसका दिया है राइट इधर। एक और चीज़ देखिए कि इन दोनों में जो चीज़ें हैं, जो यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जा रहा है वो उसकी डायरेक्शन है ये, और जो खून जा रहा है ये वासा रेक्टा तो कैपिलरी है, तो यहाँ से जो खून जा रहा है वो खून जा रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे करके इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस ऐसे इस डायरेक्शन में। तो चूंकि दोनों में के अंदर में बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर में दोनों की चीज़ें जा रही हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगी। देखते हैं पहली चीज़ कि दोनों के दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर में है। क्या चीज़? लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा एक दूसरे के बहुत करीब हैं और दोनों के अंदर में काउंटर करंट बह रहा है। दोनों के अंदर में जो भी चीज़ें बह रही हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रही हैं, जिसकी वजह से जो मेंटेन कर पाते हैं वो अपनी इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कहने जा रहे हैं कि चूंकि दोनों के दोनों एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, उसकी वजह से जैसे जैसे आप किडनी में अभी अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको ऑस्मोलैरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। 300, 600, 900, 1200। तो वो हो इसलिए पा रहा है, ये 300, 600, 900, 1200 एग्जिस्ट इसलिए कर पा रहा है क्योंकि जो दोनों हैं, मेरी वासा रेक्टा और मेरा लूप ऑफ हेनले, दोनों एक दूसरे के करीब हैं और दोनों के अंदर में जो चीज़ बह रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, जिसकी वजह से हम 300 से 1200 जो मेडुला के अंदर में जो ऑस्मोलैरिटी है वो इस तरीके से कि 300 कॉर्टेक्स के अंदर में मिल जाएगी और मेडुला के भीतर भीतर जाते जाते तक 1200 तक हो जाएगी। अब ये जो ग्रेडियंट है, ये जो आपका ग्रेडियंट है, इसकी वजह से क्या है, ये समझिए कि बाहर नमक बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप? ये बाहर जो है नमक बहुत ज़्यादा है। ये जो इंटरस्टिशियम है यहाँ, नमक, यूरिया, ये सारी चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो नमक की मात्रा जो है बढ़ती चली जा रही है नीचे की तरफ। आपने अभी अभी सीखा था कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से केवल पानी बाहर निकल सकता है, केवल और केवल पानी बाहर निकल सकता है। तो जैसे जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आएगा और ज़्यादा पानी बाहर निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बहुत तेज़ी के साथ पानी जो है उसको इस तरीके से बाहर निकलेगा। ओके, इस बिल्कुल सही बात है कि ग्रेडियंट बन गया है और ग्रेडियंट किसकी वजह से बना हुआ है? NaCl और यूरिया की वजह से बना हुआ है। ठीक है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब। अब देख लेते हैं भाई यहाँ से क्या निकलना। हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा पानी। ओके, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो असेंडिंग लिम्ब है ये इससे केवल सॉल्ट बाहर निकल सकता है। पानी के लिए ये असेंडिंग लिम्ब इम्परमेबल है, पानी की आवाजाही यहाँ से नहीं हो सकती। तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से सॉल्ट निकलेगा। सॉल्ट यहाँ से निकलेगा और इस सॉल्ट को कौन ले लेगा? इस सॉल्ट को ले लेगा ये कौन? मेरा डिसेंडिंग वासा रेक्टा। डिसेंडिंग वासा रेक्टा सॉल्ट को लेकर के यहाँ से ऐसे बाहर निकाल देगा। देख रहे हैं, जैसे यहाँ से बाहर निकाल देगा और यही प्रोसेस है जिसकी वजह से इंटरस्टिशियम में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बनी रहती है। देखें ज़रा, सोडियम क्लोराइड असेंडिंग लिम्ब से लिया, बाहर निकला। ये असेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से बाहर निकला। ओके, असेंडिंग लिम्ब से बाहर निकला और फिर
एक्सचेंज कर लिया गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, यहां से बाहर निकला और इसको किसने ले लिया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने ले लिया। ओके, फिर वहां से इसको इंटरस्टिशियम में फेंक दिया गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, यहां से निकला और यहां से इसको ऐसे इंटरस्टिशियम में बाहर फेंक दिया, कहां से, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से। आई होप कि सब चीज़ सीख में आ रही, समझ में आ रही हो। अच्छा, यूरिया जो है वो एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, मतलब ये तो ऊपर वाली लाइन है, यहाँ वाली ये वाली जो लाइन है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, यहाँ से यहाँ ऐसे आ जाता है थोड़ा सा। ओके, असेंडिंग लिम्ब ट्रांसपोर्टेड बाय, और उसको भी इंटरस्टिशियम में ही दोबारा से फेंक दिया जाता है, और इस वजह से सोडियम क्लोराइड और यूरिया की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रेडियंट बन जाता है। और यही आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा मात्रा में पानी को रीअब्जॉर्ब कर पाएंगे। अगर आपको सॉल्ट ही रीअब्जॉर्ब करने, शरीर के अंदर में ब्लड प्रेशर कम है तो सॉल्ट भी रीअब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो इस इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट की वजह से आप बहुत अच्छे तरीके से पानी का पैसेज कर सकते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर में पानी बड़ी आसानी के साथ एब्जॉर्ब, मतलब इससे ये आपने जो काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाया है, इसकी वजह से कलेक्टिंग डक्ट को फ़ायदा होगा, और कलेक्टिंग डक्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को हमारे शरीर में दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर पाएगी, और यहाँ से थोड़ा सा यूरिया निकल के यहाँ पे आ जाता है, फिर दोबारा निकल करके उसको इंटरस्टिशियम में ही फेंक देते हैं यूरिया को निकाल के। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किडनी के फंक्शन को रेगुलेशन कौन कौन करता है, हाइपोथैलेमस। भाई हम, अगर मेरे को प्यास लग रही है तो मेरे शरीर में पानी की कमी है, तो मेरे हाइपोथैलेमस को पता है ना कि मेरे को पानी पिला देगा, तो वो बॉडी के अंदर में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाएगी। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस अभी ऊपर हमने किया था। दिल भी है, दिल को भी पता चलता है। अब वो क्या पता चलता है वो नीचे देखेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया ऑस्मो रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर में है। ऑस्मो रिसेप्टर जो हमारे शरीर के अंदर में अगर ब्लड वॉल्यूम में चेंज आता है, शरीर में पानी की कमी या ज़्यादा होती है, तो ऑस्मो रिसेप्टर ये बात बता देंगे, और उसी के अनुसार आप या तो पानी को बाहर निकालेंगे या पानी को पिएंगे या पानी को बचाएंगे, और इस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेंगे। एक्सेसिव अगर लॉस हो जाए पानी का, अगर शरीर में से पानी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाए, तो ये रिसेप्टर जो हैं वो आपको बोलेंगे, रिसेप्टर स्टिमुलेट करेंगे आपके हाइपोथैलेमस को, बोलेंगे कि भैया एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेट किया जाए। हाइपोथैलेमस बोलेगा मेरे पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी निकालेगा एटीएच, और एडीएच जाएगा मेरे कहाँ पर, एडीएच जाएगा मेरे नेफ्रॉन पे, और नेफ्रॉन पे भी, नेफ्रॉन के पीछे वाले पार्ट पे, लेटर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और वहां जाकर के बोलेगा पानी को रीअब्जॉर्ब करो, शरीर में पानी की कमी हो रही है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस खुद भी बोलेगा शरीर को कि भैया पानी पी, और बॉडी के अंदर में अगर आपका क्या बढ़ जाए, अगर बॉडी के अंदर में आपका पानी बढ़ जाए, तो फिर ये रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे, शरीर एडीएच बनाना बंद कर देगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो ये बनाना बंद कर देगा, और आप फिर इज्जत के साथ वॉशरूम जाएंगे, आपके शरीर से पानी बाहर निकलेगा, आपकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाएगी। एडीएच आपके किडनी के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्शन द इफेक्ट्स ऑफ ब्लड वेसल, कि भैया चीज़ों को, ब्लड वेसल को पतला कर रहा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, जिसकी वजह से लोकल लेवल पे आप ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। एडीएच मेरी ब्लड वेसल्स को पतला करके, बिल्कुल देखिए जैसे आप गार्डन में पानी डालते हैं पाइप से, तो उसका अगर आगे के मुंह को दबाएं, पतला करें, तो वो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से एडीएच जो है ब्लड वेसल्स को पतला करके वहाँ पर लोकल लेवल पे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करता है। कब तक, जब तक हाइपोथैलेमस न बोल दे कि भैया शरीर को बोलो भाई पानी पी ले, जब पानी पी लेगा तो फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जीएफआर जो है वो भी बढ़ जाता है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस हमने ऊपर अभी अभी डिस्कस किया था, लेकिन पूरे के पूरे प्रोसेस को जरा हम फटाफट से और दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रोसेस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है इस वाले एरिया में, इसको कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम कहा जाता है। उसको मैं आपको डिटेल में पढ़ा देता हूँ। देखिए किडनी से हमेशा ऑल द टाइम एंजियोटेंसिनोजन बनता रहता है, लेकिन जैसे ही आपके ब्लड प्रेशर में कमी आएगी,
किडनी से रेनिन निकलेगा। रेनिन कहाँ से निकलेगा? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस से, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 ब्लड में ही घूम रहा है, जाएगा लंग्स के पास, और लंग्स के पास एक एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर में। एंजियोटेंसिन 2 आपको प्यास बढ़वाएगा, तो आपकी बॉडी में पानी बढ़ जाए। आपके वेसोप्रेसिन को एक्टिवेट करवाएगा, मतलब कि आपकी जो एक तरीके से एडीएच जो आपके हाइपोथैलेमस में जाएगा, और हाइपोथैलेमस पे जाकर के बोलेगा एडीएच को रिलीज करवाओ। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करेगा, आपके जो ब्लड वेसल है उनको पतला करेगा, ताकि लोकल लेवल पे थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल कॉर्टेक्स पे भी जाता है, और एड्रेनल कॉर्टेक्स को बोलता है एल्डोस्टेरॉन रिलीज करने के लिए। एल्डोस्टेरॉन जाता है किडनी पर, और किडनी पर एल्डोस्टेरॉन का काम है कि सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करे। सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करेगा तो पानी भी शरीर के अंदर में बढ़ेगा, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? रेंजिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होगा, वैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब कम होगा, तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट हो जाएंगी, और वहाँ से रिलीज होगा आपका रेनिन। रेनिन हमारे ब्लड के अंदर में जो लिवर ऑलरेडी सिक्रीट कर रहा है एंजियोटेंसिनोजन, उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिन 2 में लंग्स के द्वारा। एंजियोटेंसिन 2 पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, अभी नीचे पढ़ाया। एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, और वहां से बोलेगा कि एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवाया जाए। एल्डोस्टेरॉन जाकर के मेरे डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे जाकर बोलेगा सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करो, और सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होगा तो पानी खुद ब खुद रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और हमारे शरीर के अंदर में ब्लड प्रेशर दोबारा से मैनेज हो जाएगा। और इसको कहते हैं रेंजिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रास सिस्टम। ये आखिरी 3 लाइनें दिल वाली हैं कि भैया किस तरीके से अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो एट्रिया, मतलब कि आपका जो एट्रिया ऑफ हार्ट कैन कॉज रिलीज ऑफ एट्रियल एंड नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। आपके एट्रियम होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, तो एट्रियम जो है उसको अगर आप ज़्यादा खींचने लगेगा वो, तो वो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर भेज देगा, मतलब एट्रियम से निकल रहा है। सोडियम का दूसरा नाम है नेट्रियम, तो एट्रियल नेट्रियम मतलब कि सोडियम को बाहर फेंकवाओ। एट्रियम कह रहा है सोडियम को बाहर फेंकवाओ। तो सोडियम को जब आप बाहर फेंकवाएंगे, तो सोडियम के साथ शरीर के बाहर पानी भी जाएगा, और शरीर के बाहर पानी जाएगा तो फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एएनएफ जैसे एंजियोटेंसिन 2 ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा था ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके, वैसे ही एएनएफ ब्लड प्रेशर को कम करता है ब्लड वेसल को डायलेट करके। अगला है हमारा मिक्चुरेशन, कि भाई आप जानते हैं कि पैदाइशी हम अपने जो प्रोसेस है मिक्चुरेशन का, यूरिनेशन का, वो सीखते हैं। जैसे हम चलना सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम यूरिनेशन करना या मिक्चुरेशन करना भी सीखते हैं। भाई आपका डायरेक्टली जैसे ही, भाई पहले क्या होता था, बचपन में क्या होता था कि भाई आपका ब्लैडर भरा, ब्लैडर ने सिग्नल दिया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने से सिग्नल दिया मेरे ब्लैडर को, कि ब्लैडर की जो स्मूथ मसल है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाए, और मेरा जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर वो रिलैक्स हो जाए। और ये दोनों चीज़ें होंगी तो मेरा यूरिन बाहर चला जाएगा। लेकिन फिर आप धीरे धीरे इसको सीखते हैं और कंट्रोल में लेकर के आते हैं। तो जैसे ही आपका ब्लड जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है भर जाएगा, भरने के बाद वो स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद सीएनएस को बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलेंगे भैया यूरिन निकालवाना है। स्मूथ मसल जो मेरे ब्लैडर के अंदर में है उनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, और जो मेरा यूरिथ्रल स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स किया जाएगा, और फिर यूरिन बाहर निकलेगा। उस प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं। 1 से 1.5 लीटर, पीएच होता है 6, हर एक का एक करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, क्या खाया है वो स्मेल भी आएगी उसके अंदर में अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ की आती है। 25 से 30 ग्राम यूरिया प्रतिदिन आप शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर में यूरिन में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज निकल रहा है, तो ग्लूकोज का यूरिया में आना ग्लाइको यूरिया कहलाता है, ग्लाइकोस यूरिया कहलाता है। अगर कीटोन बॉडी आ रही है तो कीटोन यूरिया कहलाता है।
हमारे शरीर में केवल और केवल नाइट्रोजन के वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, इसके अलावा भी वेस्ट प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारा लंग्स शरीर में फालतू CO2 को बाहर निकालना भी एक्सक्रीशन ही है। हमारे शरीर के अंदर में आरबीसी टूटती हैं तो उसके टूटने की वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से हीम, और उसकी वजह से बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें बनती हैं जो कि मेरा लिवर इंटेस्टाइन में फेंक करके उसे बाहर निकाल सकता है। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स, ये भी लिवर बॉडी से निकालने में हमारा हेल्प करता है। हमारे स्किन के ऊपर दो तरीके के ग्लैंड हैं, स्वेट ग्लैंड मतलब पानी वाला, और सिबेशियस ग्लैंड मतलब ऑयल वाला। तो पानी वाली चीज़ें निकलवा दी जाएंगी स्वेट ग्लैंड से, मतलब कि सॉल्ट, यूरिया और लैक्टिक एसिड, ये सारी चीज़ें हम निकलवाएंगे स्वेट ग्लैंड से। और सिबेशियस ग्लैंड से निकलवाएंगे एपोलर वाली चीज़ें, स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स, सीबम, ये सारी एपोलर चीज़ें हैं वो सिबेशियस ग्लैंड से बाहर निकलवा देंगे। वैसे तो स्वेट ग्लैंड का मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन जो है वो बॉडी सरफेस को कूल करने का है, सब्सटेंस को रिलीज करना तो उसका सेकेंडरी काम है। क्या क्या डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? सबसे पहला, किडनी अगर ठीक से काम किडनी के ठीक काम ना करने की वजह से ब्लड में अगर यूरिया इकट्ठा होने लगे तो उसे यूरेमिया कह देते हैं। ऐसे लोगों के अंदर में हीमोडायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, एक आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत पड़ती है। क्या करते हैं कि एक डब्बा ये ले लिया और एक आप ले लिए, तो उस डब्बे के अंदर में बिल्कुल एक ऐसा फ्लूइड बना देंगे जो बिल्कुल आपके प्लाज्मा जैसा होगा, लेकिन उसके अंदर में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके खून के अंदर, खून को जब बाहर निकाला जाएगा, खून को बाहर निकाल करके जब मशीन में डालेंगे तो मशीन में वो क्लॉट ना कर जाए तो एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन डाल देंगे। वहाँ पर कॉइल्ड ट्यूब्स हैं जिसमें सेलोफेन की मेम्ब्रेन लगी हुई है। होगा क्या कि सेलोफेन की मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, तो सेलोफेन से क्या होगा कि आपका जो आपने जो पूरा का पूरा अपना प्लाज्मा निकलवाया है, ब्लड का प्लाज्मा जो है, उसमें से केवल और केवल नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो सेलोफेन की मेम्ब्रेन को पार कर जाएगा, और बाकी ब्लड फिर से आपके शरीर में डाल दिया जाएगा दोबारा से एंटी हेपेरिन डाल करके। किडनी अगर ट्रांसप्लांट की जाती है तो अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, कि अगर रीनल फेलियर हो गया आपको तो फिर आखिरी ऑप्शन आपके पास किडनी का ट्रांसप्लांट ही है। और ये आपको किसी डोनर से लेना पड़ेगा, क्लोज रिलेटिव से लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने किसी और व्यक्ति से लिया तो इस बात की संभावना है कि आपका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर दे, खा के ख़त्म कर दे। रीनल कैल्कुलाई की बात करें तो किडनी स्टोन्स जो होते हैं ऑक्सलेट के जैसे जो स्टोन होते हैं बाइल वाले, वो कोलेस्टेरॉल के होते हैं, वैसे किडनी के जो स्टोन होते हैं वो ऑक्सलेट के होते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, टिस जहाँ भी लग जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब जो किडनी है उसके अंदर में जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया है। तो भाई प्लीज़ मेक श्योर कर लेना भाई, आज MCQs लगा लेना इसके जितना जल्दी हो सके। तो बाकी मिलते हैं जल्दी, रेगुलर लाइव होना शुरू करेंगे। ओके।